वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ। जी हाँ, 18 स्वदेश की ये बेहद खास मुहिम जहां पर हम आपको बता रहे हैं, निवेश के हर पहलू पर आपको जानकारी दे रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं ताकि आप एक सफल और कामयाब निवेशक बने। और ये जो पैनल है हमारा, इसकी जो थीम है, जो डिस्कशन का मुद्दा है, वो न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है और साथ ही कैसे पारंपरिक निवेश के जो लक्ष्य हैं, जहाँ पे हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम घर खरीदने के सपनों की बात कर लें, इसमें तब्दीली आ रही है। तब्दीली इसलिए आ रही है क्योंकि नए तरह के निवेशक हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बारीकी से अपनी बात रखने के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान भी। मेरे साथ प्रीति राची गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, स्टूडियो में जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। कल रात को बता दें, ये जापान से आई हैं, उसके बावजूद इन्होंने समय निकाला और केवल इसी काम के लिए, क्योंकि ये निवेशकों से जुड़े रहना चाहती हैं और निवेश की बारीकियां बहुत दिल से समझाती हैं लोगों को। आपकी मैं मुरीद हूं इस बात की। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ गए हैं अजीत खुराना, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल। और अजीत के बारे में भी हम बता दें, इनसे हम लगातार पता नहीं कितने सालों से राब्ता बना हुआ है। स्टार्टअप हो, क्रिप्टो हो, न्यू एज इन्वेस्टिंग को लेकर इनका दामन हमने कभी नहीं छोड़ा, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे निवेशकों के लिए। तो अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेहा नागर हमारे साथ इन्फ्लुएंसर है, इन्हें कौन नहीं जानता। ये सोशल मीडिया पर लोगों की हैंड होल्डिंग करती हैं और उन्हें आसान भाषा में जटिल से जटिल निवेश के कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझाती हैं। तो आप तीनों का स्वागत है। और प्रीति, शुरुआत आपसे करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें। जब हम न्यू एज इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम किस तरह के निवेश के नए ट्रेंड की बात कर रहे हैं? सो कविता, सबसे पहले इट्स अ प्लेजर ऑलवेज टू बी हियर एंड टू बी टॉकिंग टू यू। तो दो तीन चीज़ें बहुत बदल गई है पिछले कुछ सालों में हमारे देश में। एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया। हाँ, यानी कि हर कोई एक 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। इसके चलते काफ़ी नए कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स आ गए, जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, महिलाएं पार्टिसिपेट करने लग गई हैं। तो एंड ऑल्सो कहाँ से आ रहे हैं ये निवेशक? ये ज़रूरी नहीं कि अब ये अर्बन पॉपुलेशन है। हाँ। हर छोटी जगह से, जैसे हमने आपके अर्लियर पैनल में सुना कि B30 जो सिटीज़ हैं उनसे निवेशक बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। तो पेनिट्रेशन हो गया ये डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से, तो काफ़ी नए कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सेकेंडली, प्रोडक्ट्स अगर हम देखें वो भी बदल कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इवन विद इन म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें कि किस तरीके से नए थीमेटिक, नए थीम्स, नए सेक्टर्स, उसके साथ म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं। और फिर बाकी सारी कैटेगरीज है, जैसे अब नया चलन है क्रिप्टो करेंसी। तो पिछले कुछ 5-10 सालों से बहुत तेज़ी से हर कोई मैं जानती हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, लक्ष्मी की कम्युनिटी, उसमें महिलाएं इक्विटी समझे ना समझे, उनके सवाल क्रिप्टो करेंसी पे खूब आते थे पिछले 3 साल पहले। महिलाओं की दिलचस्पी इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि एक इतना बड़ा वो चलन हो गया था, क्योंकि हर कोई कह रहा था मेरा पैसे डबल हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो हमसे वो सवाल पूछे गए थे। और अब स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि एक स्टार्टअप एक नया बहुत ग्लैमराइज्ड वर्ड हो गया है। तो काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। इवन एक कैटेगरी है गोल्ड, जैसे गोल्ड में आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट भी आ गए। इसके चलते एक अपॉर्चुनिटी है, हम जैसे स्टार्टअप्स जैसे लक्ष्मी है, कि हम एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए कैसे हम उनकी नीड्स, उनके बिहेवियर के लिए हाइपर पर्सनलाइज करके एक निवेश का वो हम एक सोल्यूशन बना सके या प्लेटफॉर्म बना सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग समय हो गया ये। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अजीत, आपके अनुभव का थोड़ा सा फ़ायदा हम और हमारे दर्शक यहाँ उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम न्यू एज इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने इसमें काफ़ी सालों पहले ही कदम रख लिया था। तो अपना अनुभव कुछ बताइए और कैसे ये न्यू एज इन्वेस्टिंग में कदम उठाने को लेकर आपको वो जिगरा, मैं फिल्म प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जिगर कहाँ से आया आपने, वो हिम्मत कहाँ से आई, वो कन्विक्शन कहाँ से आया, बताइए। 2014 में जब मैंने सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में सुना,
तो मैंने देखा इसकी कीमतें तो बहुत बढ़ गई, शायद मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अभी 2014 तो बहुत लेट हो गया बिटकॉइन खरीदने के लिए, और उसके ऊपर से मुझे समझ नहीं आया कि बिटकॉइन ये चीज़ क्या होती है, बड़ी बेतुकी सी चीज़ लग रही थी। 2 साल मैंने इसे स्टडी किया, कोर्सेज़ किए उस पे, यूएस यूनिवर्सिटी से कोर्सेज़ किए। उसके बाद 2016 में, सितंबर 2016 में मैंने ₹1000 का जो बिटकॉइन का एक फ्रैक्शन मिलता है वो खरीदा, और उसके बाद से आई हैव नेवर लुक्ड बैक। उस समय मेरा जो नेटवर्थ था, मैं सिर्फ इन्वेस्टेबल नेटवर्थ नहीं बल्कि टोटल नेटवर्थ की बात कर रहा हूं, वो लगभग 80% रियल एस्टेट। चलिए, मेरे ख्याल से क्या हमारे साथ वापस आ गए हैं अजीत? कुछ ब्रॉडबैंड इशू था अजीत। हाँ, नेटवर्क इशू आ गया अच्छा, था, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था मेरा रियल एस्टेट में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो था, उसके बाद स्टॉक में, और एक क्रिप्टो तो समझो ना के बराबर था। अब आज 10 साल बाद या 8 साल बाद रिवर्स हो चुका है। 90% मेरा जो पोर्टफोलियो है वो क्रिप्टो में है, और उसमें से आधे से ज्यादा एकमात्र बिटकॉइन में है। और जैसा कि आपके प्रीवियस गेस्ट ने भी कहा कि अभी लेडीज को, हर शहर में लोगों को, हर सेगमेंट के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्ट है, और ये स्वाभाविक है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वॉलेटिलिटी जब आपकी दोस्त बन जाती है तो आप बहुत जल्दी कमा जाते हैं, और जब वो आपके फेवर में नहीं जाती है तो आपका नुकसान भी बहुत हो सकता है। एक डिस्कशन बनता है अजीत के साथ, 90% इनका क्रिप्टो में है ना? हाँ। तो ये हम सबको सीखने और जानने की जरूरत पड़ेगी, या शायद सिखाने की। ये भी हो सकता है, ये हम आगे करेंगे अजीत आपके साथ। लेकिन नेहा, आप बहुत युवा निवेशकों के साथ बात करती हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों ही ने ही पैनलिस्टों ने जो अपनी अपनी बातें सामने रखी है, जहाँ पर ट्रेंड न्यू एज इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ रहा है, इसमें आपको किस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है? और क्योंकि हम न्यू एज इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो युवा निवेशक हैं उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर और गोल प्लानिंग जैसे अहम मुद्दों को लेकर क्या समझ आपको समझ में आती है? I think thank you so much first of all for inviting us all of here. और हाँ, मैं बहुत ही जो न्यू जनरेशन जिसे हम जेन जी कहते हैं उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ सोशल मीडिया पर, बिकॉज वही एक जनरेशन है जो ऑलमोस्ट सारा ही इंफॉर्मेशन, चाहे उनकी हेल्थ का है, वेल्थ का है, या एजुकेशन का है, स्किल्स का है, जॉब का है, वो सब सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट भी दूर नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो सोशल मीडिया पर ही आ रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं। तो जो जेनजी है ना, वो काफी बेटर निकल के आ रहा है मिलेनियल से या फिर उनकी जो प्रीवियस जनरेशन है उनसे। हालांकि जो सेविंग रेट है वो कम हो रहा है इंडिया का, बट जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी बेटर ऑप्शंस के साथ और काफी बेटर एजुकेशन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, और वो एम्बिशियस भी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। फ्रॉम द डे वो कॉलेज में है या फर्स्ट उनकी सैलरी आ रही है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करे और वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले। अब जो जेंजी है वो मोस्टली कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, मोस्टली वो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स, एक डेटा आया था अभी कैम्स का, कि कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो टोटल 1.6 करोड़ पिछले 5 साल में ऐड हुए, उनमें से 54% जेंजी है, यानी 54% यंग पॉपुलेशन ने वहां पर इन्वेस्ट किया है। तो जेंजी डाइवर्सिफिकेशन कह लो या एसेट एलोकेशन कह दो या फिर न्यू एज इन्वेस्टिंग, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो पूरा प्रॉपर अपना फाइनेंशियल प्लान करके, गोल बेस्ड प्लानिंग करके तब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सब चीजों की रख रहे हैं, लेकिन उनको डीप अंडरस्टैंडिंग शायद अभी नहीं है, बिकॉज इतना टाइम उन्होंने मार्केट को दिया नहीं है। बट वो मार्केट में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स भी उनको बताते आए हैं, उसका बेनिफिट जरूर लेना चाहते हैं। इसी वजह से जब क्रिप्टो का बूम आया था 2020 के बाद में, एनएफटी का बूम आया था, या स्टार्टअप कल्चर, आईपीओ, आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ले लो, ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है जिसमें इंटरेस्ट ना दिखाया हो जेंजी ने। जैसे अभी गोल्ड की बात हो रही थी, तो गोल्ड को जनरली फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी फॉर्म में लिया करते थे, बट अब मिलेनियल्स भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल गोल्ड पर, ईटीएफ पर, गोल्ड ईटीएफ पर, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसकी हम सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की थी, तो उसका भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ा, और लोग अब फिजिकल गोल्ड से धीरे धीरे उस तरफ भी मूव हो रहे हैं। तो अब धीरे-धीरे एजुकेशन ऑब्वियसली इम्प्रूव हो रही है। पहले इतने ऑप्शंस भी नहीं थे मिलेनियल्स के पास, अगर 10 साल पहले की बात करें, ना इतना डिजिटल बूम था इंडिया में। बट धीरे-धीरे जब ये सब आ रहा है तो उसका राइट यूसेज भी होता हुआ दिख रहा है। जैसे ये डेटा सामने आ रहा है, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड की अभी बात की कि 1.6 करोड़ नए 5 साल में म्यूचुअल फंड खुले, तो उनमें से 54% जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जेन ज़ी है, यानी नई जनरेशन है। तो ये एक बहुत ही
बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और न्यूज़ सामने आई कि अच्छा ओके हमारा जो जेन ज़ी है वो एक सही पाथ पर है। लेकिन प्रीति, अभी इस चर्चा को, इसी ट्रेंड को अगर मैं आगे बढ़ाते हुए जाना चाहूँ, तो क्या पारंपरिक निवेश या पारंपरिक निवेश को लेकर आपकी समझ वो बिल्कुल ही अभी खारिज कर देनी चाहिए क्या? क्योंकि हमारे पास एक नए निवेश के विकल्प आ रहे हैं, नए तरह के इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं, जो आपके बुनियादी फाइनेंशियल गोल्स हुआ करते थे, सपना होता है हर किसी का घर खरीदने का, रिटायरमेंट को लेकर हम देख रहे हैं परिभाषाएं बदलती हुई जा रही हैं, इसमें क्या तालमेल बैठाना चाहिए या अब पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत हो रही है तो उसी को फॉलो करना चाहिए? कविता, मेरा ये मानना है कि अभी भी पारंपरिक जो हमारी जो लर्निंग है निवेश के बारे में, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है और वो हमने देखा है कि वो अच्छे से उसके रिजल्ट्स जो है वो हमने देखे हैं। तो एक जो उसका एक जो सोल्यूशन है, जो एक तरीका है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल अभी भी उतना ही सटीक है, उतना ही प्रॉपर है यूज़ करने के लिए। तो वो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आई थिंक जो बदल गया है मेरे हिसाब से वो है फाइनेंशियल गोल्स। जैसे आपने रिटायरमेंट की बात की, अब जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो उनके तो एक रिटायरमेंट नहीं होता है, उनके तो बहुत सारे माइक्रो रिटायरमेंट्स हो जाते हैं बीच में। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो फाइनेंशियल गोल कैप्चर करना, कैसे माइक्रो रिटायरमेंट्स की आप बात कर रही हैं? जैसे कि जैसे शादी हो जाती है, कई बार एक वर्किंग वुमन है, शादी हो जाए तो कई बार शहर बदल जाता है, एक वो जॉब में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, आप माँ बनती हैं तो थोड़ा ब्रेक आ जाता है। कोविड ने हमें दिखाया कि अगर घर पे किसी की मतलब तबीयत खराब हो, आपको ध्यान रखना हो, तो नॉर्मली वो वुमन होती है जो फिर अपना करियर गिव अप कर देती है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में काफ़ी माइक्रो सबैटिकल्स आने लगे, रिटायरमेंट्स आने लग गई हैं। और ऑल्सो आई थिंक जैसे नेहा ने कहा, जो जेन ज़ी है उनके लिए वो रिटायरमेंट्स इवन कम इन द फॉर्म कि अच्छा मुझे पढ़ाई और करनी है या मुझे 2 साल का ब्रेक लेना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है। तो ये सारे फाइनेंशियल गोल्स चेंज हो गए। घर खरीदना, आप जेन ज़ी से पूछिए, किसी का गोल नहीं है घर खरीदने का, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम रेंट कर लेंगे। और एक्चुअली फाइनेंशियली सैवी डिसीजन होता है वो, क्योंकि अगर हम एक जगह नहीं रहे, अभी हमारा डिसीजन नहीं है, और अगर हमें रेंट पे करना एक EMI पे करने से चीपर है, तो वो एक व्हाई नॉट। सो आई थिंक गोल्स बहुत बदल गए हैं और उस हिसाब से जो पुराने जो हमारा जो प्रोसेस है, जो मतलब काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, उसको फॉलो करते हुए नए गोल्स को आप ऐड करें तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अभी भी एकदम 100% परफेक्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से अजीत इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हमारे साथ, उदाहरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कैसे आप कहेंगे कि जो नए गोल्स को लेके परिभाषा बदल रही है उसमें न्यू एज इन्वेस्टमेंट फिट बैठती है? देखिए, ऐसे है कि जो पुराने विकल्प हो या नए विकल्प हो, जो रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, लॉक इन, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये हर एक में आप स्टडी कर सकते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से स्पेक्युलेटिव हैं, यानी कि आप चाहे लार्ज कैप खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में, या कोई आप NFT खरीद रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या है, तो बेसिकली आप गैम्बलर या स्पेक्युलेटर हैं। मुझे लगता है कि जब मैं CEO था इंडिया के लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, जब मैं आपसे बात भी करता था 2018, 19, 20 में, उस समय मैंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज ये देखी थी कि हमारे जो यंग कस्टमर्स थे, यंग यानी कि लेट अस से 21 to 30 के एज में, उनमें से कई ऐसे कस्टमर्स थे जिनके पास म्यूचुअल फंड और स्टॉक नहीं था और उनकी पहली इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में थी। तो इसलिए उनकी जो एसेट क्लास की समझ थी वो क्रिप्टो करेंसी से हुई। तो उसके बाद उनको और किसी एसेट क्लास में स्वाद नहीं आया, क्योंकि लॉस दोनों जगह हो जाते हैं, चाहे दूसरे एसेट क्लासेस में कम हो, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो बहुत कम होता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो आज के नए इन्वेस्टर्स हैं, बाय नए इन्वेस्टर्स आई डोंट नेसेसरली मीन के जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, बट जो रिस्क एसेट्स में पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो ज्यादा बढ़ गई हैं, शायद उनके लाइफ स्टाइल की वजह से, शायद न्यू एसेट क्लासेस की वजह से। और इसी कारण से जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग है, यानी कि इंडिया में बैठ के आप फॉरेन कंट्रीज के या US स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत पॉपुलर होते जा रहा है।
रखना चाहती हूं, क्योंकि हमने अब तक बदलते हुए फाइनेंशियल गोल्स की बात कही है और कहीं ना कहीं तमाम पैनलिस्ट एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि पुराने या पारंपरिक निवेश के विकल्प और नए निवेश के विकल्पों को मिलाकर जो है आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन नेहा, इससे जुड़े जोखिम पर मैं आना चाहती हूं। जो न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़े जोखिम को आप कैसे समझाएंगी? देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो पहला स्टेप हमारा ऑब्वियसली गोल प्लानिंग होना चाहिए। तो जो गोल प्लानिंग जैसे अभी बात कर रहे थे, पहले रोटी कपड़ा मकान सिर्फ यही गोल हुआ करते थे, लेकिन अब तो लोगों को नया आईफोन लेना है, फॉरेन वेकेशंस पे जाना है, हायर एजुकेशन भी करना है, तो गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स इंक्रीज हो गए, प्लस जो गोल्स का टेन्योर है वो भी कम होता जा रहा है, यानी कि 2 साल में करना है, कुछ 5 साल में, तो लॉन्ग टर्म गोल्स कम और शॉर्ट टर्म कम है। तो जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स अगर पिक कर रहे हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस, चाहे वो न्यू एज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, तो हमें अपने गोल्स के ही अकॉर्डिंग ही पिक करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो गोल अचीव करने के लिए कितना टाइम है, और स्पेशली जो भी गोल है उसका रिलेटेड इन्फ्लेशन कितना है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हम सब जानते हैं 5 से 6% है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वहां के जो उधर के जो खर्चे होंगे वहां 10% इन्फ्लेशन है। एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे 12% इन्फ्लेशन है। अगर हम बात करें मेडिकल एक्सपेंसेस की तो वहां 15% इन्फ्लेशन है। तो एक सिंगल बास्केट नहीं रख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे पहले होता था कि जो हमारे पेरेंट्स है सिर्फ सेविंग पर फोकस करते थे कि सेव कर लिया एंड देन सोचेंगे इन्वेस्ट कहाँ करना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से सोचना है कि किस चीज के लिए आप सेव कर रहे हैं, कितना सेव करना है और कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। फिर आप ऑप्शन दे सकते हैं कि कितने आपके पास एसेट क्लासेस है। जैसे इक्विटी सब जानते हैं कि वहां पर रिस्क ज्यादा है, 17-18% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेट में रिस्क कम है तो वहां पर आप रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करोगे, 8% के आसपास। गोल्ड में मॉडरेट, आजकल पता है कविता, गोल्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इवन अमंगस्ट यंगस्टर्स, कि कैसे वो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करके गोल्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, गोल्ड रिटर्न्स का, प्लस लिक्विडिटी भी उन्हें मिल रही होती है, और वो जो सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो रिस्क भी वहां पर कम होता है। इसी तरीके से रियल एस्टेट में नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए हैं, रीट्स जिसे कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कैसे आप जैसे म्यूचुअल फंड होता है स्टॉक्स का, वैसे ही रियल एस्टेट के लिए रीट्स आ गया है कि कैसे आप किसी एक्सपर्ट को अपना अमाउंट दे दीजिए, फंड दे दीजिए कि वो आपके बिहाफ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे। वो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मोस्टली 80% कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे जो आपको रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड कर सके, रेगुलर रेवेन्यू जनरेट कर सके, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, आपको रेगुलर डिविडेंड देंगे। सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, सेबी के इसमें काफी सारे ऐसे रूल है जिनकी वजह से आपको यहाँ पर रियल एस्टेट की जो कैपिटल गेन है उसका तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट साथ ही साथ में आपको जो यील्ड है वो भी रेगुलर मिल रही है। इसी तरीके से न्यू एज इन्वेस्टिंग की जो हम बात कर रहे थे, क्रिप्टो, रिस्क बहुत हाई है, लेकिन ओवर द 10 ईयर्स हमने देखा है 50-60% का आप रिटर्न निकाल सकते हैं। अब रिस्क को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि आप गोल प्लानिंग करें और एसेट एलोकेशन के थ्रू करें, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, कि हर एक गोल को पहले चूज करो एंड देन उसके लिए एक इक्विटी प्रोडक्ट चूज करो। वहां पर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपने एसेट क्लास पिक करी और वहां पर आपको रिस्क कम हो जाएगा। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे इनविट्स की, तो वहां पर अभी बहुत ही कम ऑप्शंस है, तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन क्योंकि आपको रेगुलर इनकम ही मिल रही है तो डेफिनेटली आपको एक बार रीट्स और इनविट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं वहां पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कुछ फंड हाउसेस, तो वहां पर आप इन्वेस्ट करके वहां से भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। प्रीति, ऐसे में क्या हर नए निवेश विकल्प को पोर्टफोलियो में जोड़ते रहना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि आपकी जो निवेश की स्ट्रैटेजी है उसको आप जितनी सिंपल रख सकते हैं उतना उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम डाइट और फिटनेस में जैसे हम सोचते हैं कि जितना उसको सिंपल और सस्टेनेबल रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये मानना है, नेहा ने जैसे बताया, कि आप गोल्स को देखें, गोल्स को आप शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके आप उस हिसाब से एसेट चूज़ करें। गोल्ड, इक्विटी और डेट, इन तीनों के बीच आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल एकदम अच्छे से हो सकता है। और इसको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, क्योंकि ये तीनों एसेट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा आपको और कुछ भी करना हो, आपको कुछ नया ट्राई करना हो, जैसे हम बात कर रहे थे, कहीं पे कुछ तड़का देना हो आपके इन्वेस्टमेंट्स को, कि आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करना है, आपको थोड़ी सी रीट्स ट्राई करनी है, कुछ नया इसके अलावा अगर करना हो,
तो आप सिर्फ उतने से पैसे से करें जिसको आप एक्सपेरिमेंटल मान सकते हैं, एक सीखने के लिए उस हिसाब से करें। पर आपका जो मोटा मोटी जो आपका बड़ा फाइनेंशियल प्लान है, जो आपके इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, उनको डिफाइन करके आप म्यूचुअल फंड्स द्वारा गोल्ड, इक्विटी और डेट, ये 3 में कर लें और इतना सिंपल रखें कि आप रात को चैन से सोएं। बिल्कुल, वो आपको ये परेशानी ना हो कि क्या हो रहा है मार्केट्स का, क्या हो रहा है मेरे पैसों का, और आप उसको सस्टेन कर सके लॉन्ग टर्म। आपको सिर्फ मे बी वंस अ क्वार्टर उसको रिव्यू करने की ज़रूरत हो। आपको रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीन पे, या आपको ये नहीं समझना है कि मेरा पैसा कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, क्योंकि पैसा अपना काम कर रहा है, वो कंपाउंड हो रहा है। तो उसको इतना सिंपल रखना चाहिए कि अननेसेसरी हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते, क्योंकि बहुत सारा नॉइस है हमारे आसपास की, यहाँ भी ये नया है, ये नया प्रोडक्ट है, यहाँ करना चाहिए। आजकल तो सभी को चल रहा है। बिल्कुल, और वो फोमो में नहीं आना चाहिए। एक निवेश एक ऐसी जगह है जहाँ आपको फोमो को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए कि मैं कुछ छूट रहा है क्या मेरे से। बिल्कुल। तो इसको सीधा सिंपल रखें, इजी रखें, सस्टेनेबल रखें, और यही हमारी ट्रेडिशनल एक वो हमने देखा है कि उस हिसाब से लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए हैं। देयर इज नो रीज़न कि आगे भी ना करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजीत, प्रीति की ही बात को आगे ले जाते हुए सिंपल रखना है पोर्टफोलियो को, लेकिन वो पड़ाव एक्सपेरिमेंट करने का आ गया है आपके निवेश पोर्टफोलियो में, ये हम कब समझें? वो कौन सा वक्त है जब आप थोड़ा सा तड़का देना चाहेंगे? देखिए, आपकी फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, ये सोचते हुए आप 0.1% को हाई रिस्क में डालेंगे, 1% को हाई रिस्क में डालेंगे, या 5% को। हाई रिस्क से मेरा मतलब सिर्फ इक्विटी को हाई रिस्क में, हालांकि इक्विटी रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, मगर जैसे आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, जो कि मैं काफी समय से कर रहा हूं, तो वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर आप क्रिप्टो को करें तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गई। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न, इन दोनों चीज को समझना जरूरी होता है। बट जब भी निवेशकों से मैं बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि या तो उनका पूरा ध्यान रिटर्न की तरफ होता है कि पैसे ओवरनाइट डबल हो जाएंगे, या उन्होंने रिसेंटली कोई मार खाई होती है तो उनका पूरा ध्यान रिस्क की तरफ होता है कि भैया नुकसान ना हो जाए तो चलो बैंक के एफडी में सेविंग ही कर ले। तो वो वक्त नहीं है कि आप एकदम एक्सट्रीम अप्रोच ले लें। और नेहा, आखिरी सवाल आपसे, यही सवाल इनफैक्ट आपसे पूछना चाहती हूँ। काफ़ी आप समझा चुकी हैं कि कैसे गोल प्लानिंग करके आपको ये तमाम नए विकल्पों को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, लेकिन हर निवेशक की एक उम्र होती है, ज़िंदगी का एक पड़ाव होता है, उसके मुताबिक आपको जो है जोखिम उठाना होता है, उसके मुताबिक आपको निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। जब तक आप युवा हैं तब तक तो आप धड़ल्ले से जोखिम उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप समझे। लेकिन अगर मैं थोड़े से 60+ इन्वेस्टर्स की बात करूं, वरिष्ठ नागरिकों की बात करूं, वो भी हम देख रहे हैं कि आजकल इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि रिस्की एसेट्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, सभी जगह मुनाफा हो रहा है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता उसे। लेकिन फिर भी एहतियात कहां पर बरतें? चाहे आपकी एज 60 हो या आपकी एज 13 हो, सबसे पहला तो फोरमोस्ट जो स्टेप है वो रिस्क एपेटाइट चेक करना है कि आपके अंदर कितना रिस्क हंगर है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कितना रिस्क लेना आप चाहते हो, आपके ऊपर अब डिपेंडेंस है कि नहीं। जैसे अगर आप 60 के एज हो गए, मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होंगे, आप शायद उतना हेल्दी नहीं होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपनी हेल्थ को कंसिडर करो, अपनी एज को, अपनी इनकम स्टेबिलिटी को, रिस्क हंगर को, अपने गोल्स को कंसिडर करो, देन डिसाइड करो कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो क्या है। अगर वो हायर साइड है तो फिर आपको जो रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी है, उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रीट्स है, इनविट्स है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, देन ऑल्सो इनमें आप मैक्स टू मैक्स 20% अपने कैपिटल का डाल सकते हैं न्यू एज इन्वेस्टिंग में, और इक्विटी पे आप मोस्ट प्रोबेबली 30 या 40% अमाउंट अपना वहां पर पार्क कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी कंपेरेटिवली न्यू एज इन्वेस्टिंग से सेफर है। तो अल्टीमेटली आपको देखना है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, बट आपको देखना है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपको किस में ज्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे कि यार ये तो बहुत ही बेटर है, बट अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज
उसमें इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पीस ऑफ माइंड लेके आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो इंटरेस्टिंग तो है बट आप शायद उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो मैक्स टू मैक्स 5 या 6% आप अपने पोर्टफोलियो को वहां पे पार्क कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना करें। बिकॉज अगर आप 60 अबव हो गए हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नींद, तो आपकी नींद नहीं उड़नी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि पर्सनल फाइनेंस तो बहुत पर्सनल है, इसका मतलब भी यही है कि आप अपनी क्षमताएं समझें और उसके मुताबिक प्लान करें। चलिए फिलहाल इस चर्चा को हमें यही समेटना होगा। प्रीति आपका, अजीत आपका, नेहा बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, समय निकाला और मार्गदर्शन दिया आज हमारे दर्शकों को। इन्वेस्टर